यस सर। ओके। सो जैसे बेटा हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट निकाला था। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट हो अगर बेटा, तो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल सेम आएगा एज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसकी डेरिवेशन करने का मेथड भी बिल्कुल सेम है बेटा। जैसे हमारे पास बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। और यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे, टोटल लेंथ 2L कंसिडर करेंगे तो ये L हो गया, ये L हो गया, ओके। और आप क्या करोगे, पहले नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, और नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 अवे आ जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, जो कि इनवर्ड आ जाएगा, टुवर्ड साउथ पोल आ जाएगा, ओके, B2। फिर उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपने रिजल्टेंट निकाल लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को यहाँ पे कंसिडर करके इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है, B1 B2 का। और आप देखोगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल निकालोगे B1, तो उसका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो क्या आ जाएगा उसका बेटा, नॉर्थ पोल B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन क्या आ जाएगा, देखिए ये साइड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एल स्केयर, ओके। सो स्केयर करोगे तो नीचे क्या रह जाएगा, आर स्केयर प्लस एल स्केयर। सो ये हमारे पास बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है बेटा। नेक्स्ट अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन आर स्केयर प्लस एल स्केयर। ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड B1 B2 का क्या है, एग्जैक्टली सेम है। अब अगर रिजॉल्व करोगे इधर आ जाएगा B1 कॉस थीटा, इधर से B2 कॉस थीटा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, B1 कॉस थीटा प्लस B2 कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग आ जाएगा B1 साइन थीटा, और इसका जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव वाई की तरफ आएगा बेटा, B2 साइन थीटा, और वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, B1 साइन थीटा प्लस ऑफ माइनस B2 साइन थीटा, और B1 B2 इक्वल है, थीटा भी सेम है, तो ये ज़ीरो बन जाएगा आपका, ओके, एज B1 इज इक्वल्स टू B2। और जब आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड along x axis, so x axis that is bx is equals to आ जाएगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो दोनों के आगे प्लस आ जाएगा, दोनों इक्वल है तो इसे 2 टाइम्स b1 cos थीटा भी लिखा जा सकता है, एज b1 इज इक्वल्स टू b2, इसे 2 टाइम्स b1 cos थीटा भी लिखा जा सकता है। सो bx विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 2, b1 की वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई M अपॉन आर स्केयर प्लस एल स्केयर, और कॉस थीटा क्या बन जाएगा, इस आइसोस्केलस ट्रायंगल में देखिए, और कॉस थीटा बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस L अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एल स्केयर। सो M इंटू 2L को फिर से M लिख देंगे अपॉन 4 पाई आ जाएगा, और ये बन जाएगा आर स्केयर प्लस एल स्केयर का 3/2, बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट।
क्योंकि y कंपोनेंट जीरो है, सिर्फ x कंपोनेंट ही है बेटा, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वो बेटा देखिए y एक्सिस के अलॉन्ग हो ही नहीं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, बी एक्स कंपोनेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई क्या है प्लस बी वाई जी क्या है, बी वाई है ही नहीं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी एक्स आई कैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और आप इतना भी लिख सकते हो कि आपको अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि कई बच्चों को वेक्टर्स लिखने में आई जी के समझ नहीं आता, सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एक्स की इक्वल होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर स्क्र प्लस एल स्क्र 3/2। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, इज अलोंग एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे देखिए, ये साउथ टू नॉर्थ, अगर मैं देखूँ तो एम की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने का मतलब है डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सो डायरेक्शन आ गई है, और ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका मैग्नीट्यूड बन चुका है नेट मैग्नेटिक फील्ड का। वाई डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, तो नेट रिजल्टेंट भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही आ जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करें शॉर्ट बार मैग्नेट की, शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब है मैग्नेट की जो लेंथ है वो काफ़ी स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस एट विच यू आर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो एल अगर यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा बेटा, नीचे आर स्क्र 3/2 रह जाएगा, सो बी विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब रह जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे। वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ओके, एम की जगह पी था, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, उनका अपना कांस्टेंट था और अपनी डायपोल मूवमेंट को वो पी बोलते थे। यहाँ पे एम है बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सो ये दोनों रिजल्ट्स बेटा आपको ड्राइव करने आने चाहिए। सेम रिजल्ट्स हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में भी किया था, डेरिवेशन करने का मेथड एग्जैक्टली सेम है, तो कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं यहाँ पे, ओके। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस किया जाए तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। यहाँ पे बेटा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रही है, इसके अंदर मैंने एक डायपोल रखा हुआ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, एम का डायरेक्शन ये हो गया, ओके। और लेट से ये जो एम है ये बी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वक्त टॉर्क कितना होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स निकालना होगा। इधर फोर्स लगेगा एम इंटू बी और साउथ पोल के ऊपर लगेगा एम इंटू बी, ऑपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड। ऑपोजिट क्यों लगा, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस बी होती है, इसकी प्लस बी होती है, तो माइनस बी का मतलब डायरेक्शन आपकी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा बेटा, इट विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। Magnetic dipole is placed in magnetic field it experiences, or you can say it's north and south pole, it's north and south pole experiences equal and opposite force, thus
जब बेटा ऐसा होता है तो क्या होता है, और दोनों लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, दस कपल इज फॉर्म्ड। ओके, एंड दस टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू इन दोनों में से कोई भी फोर्स एम बी क्योंकि सेम है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो देखो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अगर ये डायपोल की लेंथ 2L है और ये थीटा है तो यहाँ पे ट्रायंगल ये बन जाएगा, ये 2L है, एम बी यहाँ पे एक्ट कर रहा है और एक एम बी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। सो आपका ये 2L है, ये एंगल थीटा है, तो ये आ जाएगा आपका 2L साइन थीटा। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एम बी इंटू 2L साइन थीटा, और m इंटू 2L को क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल एम बी साइन थीटा। ये रिजल्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में भी निकाला था। ये रिजल्ट हमने जब रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे टॉर्क निकाला था, जिसका कंसेप्ट गैल्वेनोमीटर में यूज़ किया था। वहाँ पे भी सेम रिजल्ट आ रहा था, एम बी साइन थीटा। वहाँ पे एम का मतलब था करंट इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन थी तो एन मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पे बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट सीधा डिफाइंड होगी एम के साथ। यहाँ पे करंट से कोई लेना देना नहीं होगा बेटा, करंट यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये बार मैग्नेट की बात हो रही है। ओके, सो ये रिजल्ट आ गया टॉर्क एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट। और ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 और यू कैन से 270 डिग्री होगी। और ये टॉर्क मिनिमम मतलब ज़ीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जब 180 डिग्री होगी। ओके, और यहाँ से आप आगे इसका आप एनर्जी का कंसेप्ट भी कर सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। डायपोल है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इसके ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो ये डेरिवेशन भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। जैसे ये आपका डायपोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये इसका एम का डायरेक्शन हो गया है, और ये एम जो है लेट्स से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, -mb cos थीटा। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ अभी से। ओके, इफ़ यू वांट द डेरिवेशन यू कैन गो थ्रू योर इलेक्ट्रिक डायपोल पार्ट, वहाँ पे भी सिमिलर डेरिवेशन किया था। और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, तब यू मिनिमम कितना हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा, -mb के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, मैक्सिमम यू कितना हो जाएगा, +mb। और यहाँ पे आप बोल रहे हो सर जीरो वाला केस नहीं मिनिमम होना चाहिए था। देखिए दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में -mb 0 से भी छोटा होगा, तो इसीलिए -mb जो है नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो 0 से छोटी होती है स्केलर्स के केस में। वेक्टर्स के केस में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन होता है, तो ध्यान रखना ये चीज़ बहुत बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि थीटा 90 पे 0 बन जाएगा तो 0 मिनिमम एनर्जी होगा, जो कि गलत है, क्योंकि 0 से भी कम -pmb पॉसिबल है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जहाँ पे हो, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो वहाँ पे बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, वहाँ पे बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो वहाँ पे बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, वहाँ पे बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। ये 2 पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं। ओके, अभी यहाँ पे ये बोर्ड पॉइंट से इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसका कंसेप्ट कर सकते हो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड।
सो यहाँ पे ये कंसेप्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे सोच सकते हो। ऑसिलेशन वाला चैप्टर हम सब ने 11th में किया था। सो उसी के बेस्ड है। लेट्स से हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसकी डायपोल मूवमेंट m है, और ये बार मैग्नेट जो है अभी थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ओके। और ये थीटा को ऑसिलेशन के लिए हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या होगी। तो इस वक्त टॉर्क क्या लग रहा होगा इसके ऊपर, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी जब ये थीटा की वैल्यू क्या बना लेगा, 0 डिग्री। आई होप आप सबको समझ आ गया है, क्योंकि जो भी डायपोल होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ऑसिलेशन के लिए सिस्टम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में नहीं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सो जब आपको पहले से मालूम है कि थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो इसीलिए मैंने थीटा 0 के अबाउट उसे हल्का सा थीटा से रोटेट किया। तो यहाँ पे जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, ये टॉर्क उसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये उसे वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, ओके। सो दिस इज योर रीस्टोरिंग टॉर्क, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है आपके पास। और रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है, इनर्शिया इनटू अल्फा। ये अब 11th में आया टॉपिक, रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ ऑसिलेशन इज इनर्शिया इनटू अल्फा। और अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा, एम बी साइन थीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये ऑसिलेशन का कंसेप्ट है, ये दोनों चीज़ें ऑसिलेशन वाले चैप्टर से आई हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, प्लीज़ गो थ्रू योर एसएचएम पार्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ आ जाएगा। और थीटा अगर स्मॉल है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तभी ऑसिलेशन पॉसिबल है, देन ओनली एसएचएम इज़ पॉसिबल। अदरवाइज यहाँ पे बेटा क्या होगा, आगे इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकोगे आप लोग। थीटा स्मॉल होगा तभी एसएचएम में होगा, क्योंकि अगर थीटा स्मॉल होगा तभी ये थीटा थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। सब थीटा स्मॉल होता है, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, सो आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। और थीटा कैंसिल आउट हो गया है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया एम बी बाई आई, और ओमेगा का वैल्यू आ गया यहाँ से अंडर रूट ऑफ एम बी बाई आई। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, आई का मतलब है इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट। आई यहाँ पे क्या है, इनर्शिया ऑफ मैग्नेट। और ये मैग्नेट जो है जब रोटेट कर रहा है तो इसका इनर्शिया कितना होगा। सो इस तरह से आप लोग इसमें 11th का कंसेप्ट मिक्स कर सकते हो, ऑसिलेशन वाला, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट से, तो इसे पढ़ लेना है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे तभी पॉसिबल है अगर थीटा स्मॉल होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक कंडीशन ये होती है कि जो अल्फा होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा बन रहा था, और साइन थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है, तो थीटा शुड बी स्मॉल। सो दैट्स वाई थीटा स्मॉल होना चाहिए, तभी ये एसएचएम में होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी इन एसएचएम। ऑसिलेट कर सकता है, ऑसिलेट कर लेगा, लेकिन एसएचएम में नहीं बोल सकते कि आपका एसएचएम में होगा। एसएचएम की कंडीशन होती है कि बॉडी जो है वो उसका थीटा जो है यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। तो जब तक थीटा स्मॉल नहीं होगा आपका बार मैग्नेट ऑसिलेट नहीं करेगा एसएचएम में। ऑसिलेशन एसएचएम की कंडीशन आप 11th से जाके पढ़ सकते हो। अल्फा और यू कैन से एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ थीटा। सो ये सारा क्लियर है। सो ये बार मैग्नेट का कंसेप्ट था बेटा। अभी अर्थ की बात करते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म जैसे कि कल मैंने बोला था आपको, जो आपका अर्थ है क्या है कि जब कोई बार मैग्नेट अर्थ के अंदर सस्पेंड किया जाता है तो वो अपने आप को रेस्ट पे लेके आता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आके बार मैग्नेट इस
पोजीशन में आके बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क लगना बंद हो जाता है। तो इसका मतलब पहले टॉर्क लग रहा होगा जब आपका बार मैग्नेट किसी और पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे नहीं होगा, उससे पहले क्या होगा, फिर उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा, वही टॉर्क उसे रोटेट करके हमेशा इस डायरेक्शन में लाके उसे अलाइन कर देता है। सो अब ये टॉर्क क्यों लग रहा है, अब ये टॉर्क क्यों लग रहा है, क्योंकि बार मैग्नेट के ऊपर टॉर्क तो तब लगता है जब उसके ऊपर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे तो ये अर्थ है, अर्थ की, इसका मतलब क्या है, अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, सो एज वी नो बार मैग्नेट always comes to rest along north-south direction when suspended freely in horizontal plane पैरेलल टू अर्थ सरफेस, जब आप इसे फ्री करते हो। ओके, सो यहां से अब ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा था कि ये इसी डायरेक्शन में आगे क्यों रेस्ट पे आ रहा था। सो इसका मतलब क्या है, यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस टॉर्क व्हेन सस्पेंडेड ऑन अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस के ऊपर इसे बेटा फ्रीली छोड़ा जाएगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है। ओके, सो इसका मतलब क्या, ये टॉर्क जो लग रहा है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। सो देयर मस्ट बी अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस के अलावा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब बेटा। ओके, सो अब ये मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, सो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू अर्थ इटसेल्फ। ये अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई और कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं सोच सकते कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े स्टोन्स है उसके कारण हो रही होगी, नहीं, ये अर्थ की कोई मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रीजंस क्या हैं, रीजंस फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले इनिशियली कुछ ऐसे सोचा गया, अब जैसे हमने कल देखा था कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, तो कोई भी बार मैग्नेट अगर सस्पेंड करते हो तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आके पर्टिकुलरली अलाइन कर देता है। बार मैग्नेट के इस फेस को हमने क्या बोला, नॉर्थ पोल, इसको क्या बोला, साउथ पोल। तो सबसे पहले ये बोला गया इनिशियली कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है इसका कारण होगा अर्थ के अंदर मैग्नेट होगा कोई। ओके, सबसे पहले क्या बोला गया कि अर्थ के अंदर ही कोई मैग्नेट होगा जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो इनिशियली क्या बोला गया, it was proposed that a bar magnet is there along north-south direction inside the earth। अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, जैसे कि ये है। सो अब एक और प्रॉब्लम आई, क्योंकि अब इसको नाम पहले बार मैग्नेट्स का जो नाम था हमने कैसे सोचा था, नॉर्थ किसको बोले, जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ के अंदर बार मैग्नेट है उसका यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे होगा
मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ जो होगा वही बार मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। ओके, ये जो बार मैग्नेट हमने रखा था, सो इसका नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे चेंज है, ध्यान रखना इस चीज़ का, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, ये एक तरफ है, ज्योग्राफिकल साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ ये एक तरफ है। ऐसा क्यों सोचा बेटा साइंटिस्ट ने, क्योंकि उन्होंने पहले बताया कि जो बार मैग्नेट्स है उसका नॉर्थ एंड साउथ पोल किसे डिफाइन करोगे आप, जो अर्थ के नॉर्थ को फेस करेगा उसे नॉर्थ पोल, जो अर्थ के साउथ को फेस करेगा उसे साउथ पोल। अब अगर इसको नॉर्थ पोल बोल रहे हैं तो जो अर्थ के अंदर का बार मैग्नेट है उसका इधर क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक साउथ आना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी डेफिनेशंस बनी गई है। ये बेटा इनके पीछे और कोई लंबा चौड़ा लॉजिक नहीं है, ये सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे कि इसको मैग्नेटिक साउथ और इसको मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोला जाता है, और बार मैग्नेट के इसको नॉर्थ क्यों बोला गया और इसके साउथ को क्यों बोला गया। ओके, सो यहाँ से पहला रीज़न ये बताया गया कि अर्थ के अंदर भी बहुत सारा बड़ा बार मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। बट लेटर ऑन दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड, ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया बेटा, क्योंकि क्या हो गया, अभी क्या है बेटा, थ्योरी रिजेक्ट कैसे हो गई, जब साइंटिस्ट ने इनिशियली क्या था, कोई अंदर देख नहीं पा रहा था अर्थ के कि क्या क्या होता है। आजकल तो डिगिंग हो जाती है अर्थ के अंदर, हम लोग एक्सरे से देख सकते हैं क्या कुछ है, इवन हमने देख लिया है कोर तक, कोर है अर्थ के अंदर, मेंटल है, सारी लेयर्स के बारे में मालूम है अभी हमें। सो ये कंसेप्ट बिल्कुल फेल हो गया था क्योंकि अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट है ही नहीं। सो अब और रीज़न चाहिए था कि फिर क्या रीज़न है। सो सबसे पहले तो क्या है बेटा कि अभी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम लोग इसी पुराने कंसेप्ट से ही सोचते हैं। जैसे ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ है, सो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जब भी आपने अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी हो तो अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा इस तरह से ही बनती है। मतलब ये जो पुराना कंसेप्ट है इसी के अकॉर्डिंग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफाइंड रहती हैं। ओके, इधर से स्टार्ट होके, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे जा रही है। बट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ से देखे, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप लोग, तो उसमें क्या होता है, उसमें बताया गया है कि हमारा साउथ इधर है और नॉर्थ इस तरफ है। इधर उल्टा हो गया, मैग्नेट के केस में उल्टा हो जाता है। फील्ड लाइंस हम लोग अभी भी इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इसी के अकॉर्डिंग बनती है। अभी रीज़न क्या है, इसके दो रीजंस जो अभी वैलिड है वो ये है, सबसे पहले रोटेशन ऑफ आयंस इन द कोर। बेटा अर्थ की जो कोर है इसमें बेसिकली अर्थ की कोर में जो होता है मोल्टन, जो लावा बोल देते हैं जिसे आप, ये मोल्टन आयरन होता है, ये आयन फॉर्म में होता है। और आयंस का मतलब चार्ज, और चार्ज जब रोटेट कर रहे हैं, मूविंग चार्ज रोटेट कर रहा है, तो हमें पता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आर्चर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें कंफर्म हो गया था सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे भी अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ये आयंस जो चार्ज बोल सकते हो आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही आप एटमॉस्फेयर में भी जो आयंस हैं वो भी अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, सो उसे भी आप बोल सकते हो रोटेशन ऑफ गैसेस आयंस। इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये आपके कुछ रीजंस हैं जो कि पॉसिबल हैं जिसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है बेटा। ओके, सो रीजंस क्लियर है, सबसे रीजंस क्लियर है बेटा। ओके, सो ये कुछ, यस सर। ओके जी, हाँ जी बेटा। सर रोटेशन ऑफ
सो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे लिए? सबसे पहले ये जो इसका बेनिफिट है वो डायरेक्शन। इससे आप लोग बहुत इजीली डायरेक्शन जज कर सकते हो किस तरफ है। तो अगर आपकी अर्थ की कोर रोटेट करना बंद कर दे, मतलब अर्थ की मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहले आप लोग बेटा डायरेक्शन एग्जैक्टली नहीं मेज़र कर पाओगे। मोस्टली जैसे शिप्स हो गई, आपके एरोप्लेन्स हो गए, जो टोटली कंपास के ऊपर बेस्ड रहते हैं, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कभी भी सही जगह पे लैंड नहीं कर सकते, वो अलग अलग जगह पे होंगे। ओके, सो ऐसे ही एक और रीज़न होता है अर्थ और सन। देखिए बेटा, ये जो सन है, सन जब रोटेट करता है, सन से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरह से टेंजेंशियली लीव करते हैं, तो बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ये अर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। ओके, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जिन्हें कॉस्मिक रेज बोल दिया जाता है। ओके बेटा, सो सेकंड बेनिफिट क्या है? सो बीम ऑफ कॉस्मिक रेज, जो कि अल्फ़ा न्यूक्लियस को बोलते हैं बेटा, ओके, अल्फ़ा 2 पॉजिटिव बोलते हैं, तो ये अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं ये। ओके, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे क्या करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो क्या होता है, ये जैसे ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं बेटा, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है। आपने देखा ही है, चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो अपना पाथ चेंज कर देता है ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ पे। ओके, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाती। ये कॉस्मिक रेज काफ़ी एनर्जेटिक होती है, इनके पास काफ़ी एनर्जी होती है, जो कि आपकी स्किन वगैरह बर्न कर सकता है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है एंटर करने से। ओके, स्टॉप कॉस्मिक रेज फ्रॉम एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। सो ये कई जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे वीक होती है वहाँ पे कॉस्मिक रेज एंटर भी कर जाते हैं, तो उन्हीं की वजह से नॉर्दर्न लाइट्स, अरोरा बोलते हैं, मे बी आपने किसी ने सुना हो इसको, तो वो क्रिएट हो जाते हैं। ये इस पार्ट में, ये वाले पार्ट में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इस सेक्शन, इस पार्ट में अर्थ के, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से कॉस्मिक रेज एंटर हो जाती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के आयंस के साथ इंटरेक्ट करती है, और वहाँ पे लाइट्स अलग अलग कलर्स की एटमॉस्फेयर में, रेड लाइट मतलब ब्लूइश लाइट, अलग अलग कलर्स की लाइट्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स बोल दिया जाता है। तो ये बेसिक 2 रीजंस, 2 बेसिक्स बेनिफिट्स हैं आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसी दिन वैनिश हो जाए, सबसे पहले तो हमारे लिए डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा जो है बेटा, कॉस्मिक रेज अर्थ में एंटर होने की वजह से अर्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे हीटिंग की वजह से। ओके, इवन साइंटिस्ट ये भी सोचते हैं कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं, दे ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाती है तो इन्हें भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पहुँचना है। जैसे अभी ये क्या है बेटा, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को अपने आप पहुँच जाते हैं अपने ठिकाने पे, तो अब ये ठिकाना ही नहीं ढूंढ पाएंगे अपना, अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी दिन वैनिश हो जाती है। ओके, सो जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हो अभी, तो ये डायग्राम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस पर आप देख सकते हो ये फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे लीव कर रही है। ओके, एंटर, तो ये आपका मैग्नेटिक, इधर ये आपका मैग्नेटिक, ये क्या हो गया है, ये मैग्नेटिक साउथ है, नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक क्या हो गया है, साउथ हो गया है, उल्टा है। ये आपका थोड़ा से एंगल पे इंक्लाइंड है। ये देखिए, ये जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, ये मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसे ध्यान में रखना है आपने थोड़ा सा। ये
देखो आपको उन्होंने दिखाया 11.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये दोनों। ओके, सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्या होता है ज्योग्राफिकल एक्सिस? तो ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है? जो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, ये होती है आपकी ज्योग्राफिकल एक्सिस। ओके, सो लाइन ज्वाइनिंग अर्थ्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। geographical north and south pole, so that line is your geographical axis। ऐसे ही magnetic axis भी होती है, magnetic axis। so magnetic axis क्या होती है? जो ये dotted red line दिख रही है, this is magnetic axis, line joining earth's magnetic north and south pole। ओके, सो ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल को, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस बोल देते हैं। सो अब नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है उसमें से वर्टिकल प्लेन का मतलब है परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के जो परपेंडिकुलर है, जैसे ये आपका डॉटेड रेड लाइन जो है, इसके परपेंडिकुलर इंसर्ट करोगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर, वर्टिकल। ओके, तो अर्थ को एक तरह से आप क्या है बेटा, दो पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड कर रहे हो कि एक लेफ्ट की तरफ रह जाएगा, एक राइट की तरफ रह जाएगा। अगर आप ये रेड लाइन में से एक वर्टिकल प्लेन पास कर देते हो परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, तो वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा। ओके, तो इसे बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन बेटा अलग अलग जगह पे क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग बनता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग रखो यहाँ पे। ऐसे ही ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी होता है आपका। बस जिस जगह पे आप खड़े हो वहाँ पे आपने वर्टिकल करना है, क्योंकि ये मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्थ आपकी बेटा स्फेरिकल है, फ्लैट सरफेस नहीं है कि ये वर्टिकल हर जगह पे वर्टिकल होगा। ओके, तो ये अर्थ आपकी क्या है, स्फेरिकल इन शेप है। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए वर्टिकल प्लेन्स जब इंसर्ट होंगे तो कैसा बनेगा। ओके, ऐसी ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस। अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन इंसर्ट किया है हमने, उसे आप क्या बोल देते हो? ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोल देते हैं आप। ओके, तो जैसे मैं ये देखिए, ये आपका अगर ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इफ दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, सो अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है तो मैग्नेटिक मेरिडियन कुछ एंगल पे होगा, इसके साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ ये एंगल होगा। ओके, ये जो रेड है इसे क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो ब्लैक है ये आपका क्या है?
ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये आपका क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो ये अर्थ के अंदर वर्टिकल प्लेन इंसर्ट किए हुए हैं मैंने। ओके, आप ऐसे सोच सकते हो, ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, और ये जो लाइन है, ओके, ये लाइंस आपकी एक तरह से क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है। इमेजिन करना बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो ब्लैक वाली है ये आपकी क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ओके, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस में से ही आपने वर्टिकल प्लेन इंसर्ट करना है। वर्टिकल का मतलब होता है वहाँ पे उस ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड इंसर्ट करना है आपने। इंसर्ट तो नहीं कर सकते, इमेजिन करना है आपने एक तरह से। तो दीज आर टू ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होती हैं। ये जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, यहाँ पे ये इन्होंने ना थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पे साउथ नहीं आना चाहिए, ये साउथ नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा। ओके, और इधर यहाँ पे नॉर्थ नहीं आएगा, ये साउथ आएगा। देखिए फील्ड लाइन से आप देख सकते हो फील्ड लाइंस कैसी बन रही हैं। ओके, तो फील्ड लाइंस कहाँ पे एंड होती हैं, साउथ पोल पे एंड होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका साउथ आएगा और ये आपका नॉर्थ आएगा। ओके, सो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पे इस लाइन के, रेड लाइन के परपेंडिकुलरली एक इमेजिन करो वर्टिकल प्लेन, उसे मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। ये जो लाइन है ग्रीन से कलर की, इसके परपेंडिकुलर एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करोगे, दैट इज योर ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो यू कैन आस्क इन योर डाउट्स। सो आज के लिए इतना ही है बेटा।